जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं अधिवक्ता बागेश श्रीवास्तव वाराणसी से पुनः आप लोग के समक्ष उपस्थित हूँ एक नया वीडियो लेकर नए ऊर्जा के साथ। और मुझे विश्वास है कि आप लोग भी ऊर्जावान होंगे। आज हम चर्चा करेंगे एविडेंस एक्ट के अध्याय 10 का। और अध्याय 10 में प्रत्येक धारा, चाहे वो प्री के पर्पज से हो चाहे मेंस के पर्पज से हो, और किसी भी स्टेट के जुडिशरी के लिए समझिए कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इसको हम लोग बेयर प्रोविजन के हिसाब से देखेंगे। 10-15 मिनट के समय में जो कुछ भी आज देखा जा सकता है देखा जाएगा, फिर जो कुछ भी टॉपिक बचा होगा उसको अगले वीडियो में हम पूरा करेंगे। चूँकि हमने प्रोसीजरल लॉ पे, खासकर सीआरपीसी पे भी हमने यूट्यूब चैनल पर अपने प्लेलिस्ट को क्रिएट किया है, उसको आप लोग जरूर देखिएगा। एविडेंस में भी हमने 6-7 वीडियो अपलोड कर दिया है, उसको भी आप लोग देखिए। और किसी प्रकार का और बेहतर कुछ हो सकता है या आप लोग को भी कुछ लगता है कि कमेंट बॉक्स में कुछ लिखना चाहिए तो आप लोग कमेंट जरूर करें। आते हैं विषय पर। विषय पर आने से पहले मेरा निवेदन है कि अभी तक मेरे इस चैनल को जिन व्यक्तियों द्वारा सब्सक्राइब नहीं किया गया है कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें। और ऐसे ही वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं आप लोग तो बेल आइकन पे क्लिक कर दें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपको सूचना इसकी तुरंत मिल जाए। विषय पर आते हैं। अध्याय 10 ऑफ द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस, साक्ष्यों की परीक्षा के विषय में। चूंकि यह अध्याय टोटली प्रैक्टिकल रूप से प्रयोग किया जाता है और इसका महत्व यह है कि चाहे सिविल प्रक्रिया संहिता का कोई आपको प्रोसीजर लेके चलना हो या क्रिमिनल का भारतीय दंड संहिता का या दंड प्रक्रिया संहिता का, तो उसमें आपको इस अध्याय का जरूरत पड़ेगा, क्योंकि इसी अध्याय के अकॉर्डिंगली जो है न्यायालय आपके एविडेंस को लेता है। अगर जो ऐसा नहीं होता तो हर व्यक्ति अपने हिसाब से न्यायालय में चला जाता और उल जुल कुछ भी देता जाता, और उसका नतीजा ये होता कि कभी निर्णय नहीं हो पाता। तो निर्णय पाने के लिए एक एविडेंस एक्ट को जो है सिस्टमेटिक बनाया गया है। कैसे साक्ष्यों का पेशकरण होगा, किस तरीके से एविडेंस दिया जाएगा, कैसे क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, वो सब स्टेप बाय स्टेप बताया गया है। और इस अध्याय में ये बताया गया है कि किस तरीके से साक्ष्यों को पेश किया जाएगा, साक्ष्य कैसे ग्रहण किया जाएगा, वो सब कुछ इस अध्याय में बताया गया है। तो हम लोग एक करके देखते हैं। कह रहा है धारा 135 ऑर्डर ऑफ प्रोडक्शन एंड एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस। तो ये जो धारा बता रहा है कि या तो सिविल प्रक्रिया संहिता में जो प्रक्रियाएं बताई गई हैं उसके तहत एविडेंस मतलब प्रक्रिया को अडॉप्ट किया जाएगा अगर वो सिविल मैटर है, या दंड प्रक्रिया संहिता के माध्यम से यदि जो दंड प्रक्रिया संहिता में बताए गए हैं प्रोसीजर उसके तहत जो है प्रस्तुत किए जाएंगे। और यदि इन दोनों में कहीं कोई बात नहीं है, मतलब जहां कोई साइलेंट है किसी प्रोसीजर पे, तो फिर न्यायालय के विवेक पर होगा कि वो कौन सी प्रक्रिया अपनाएगा और किस तरीके से विनियमित करेगा। मतलब रेगुलेट करने का जो पावर है, विवेकी पावर है, वो न्यायालय का हो। ये धारा 135 बताता है। अब धारा 136 कह रहा है कि जज टू डिसाइड एज ए एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस। जो एविडेंस दिया जाएगा उसको उसकी ग्राह्यता न्यायाधीश डिसाइड करेगा। और केवल वो डिसाइड ही नहीं करेगा, वो जिस व्यक्ति द्वारा साक्ष्य को पेश किया जा रहा है, यानी कि साक्ष्य को पेश किया जा रहा है, तो उस पक्षकार से न्यायालय को यह अधिकार होगा, पूछ सकता है कि भाई आप बताइए एविडेंस एक्ट में जो धारा 5 से 55 तक है, सुसंगतता, जो सुसंगतता की बात कही गई है, उस धाराओं में किस धारा के तहत ये फिट बैठता है। यदि बैठेगा तो ऑब्वियसली उसको ग्राह्य किया जाएगा, अन्यथा जो है न्यायालय उसको उस साक्ष्य को रिजेक्ट कर देगा। अब एक बात और बताया है इसी धारा 136 में कि कहीं कोई ऐसा साक्ष्य है जो किसी एक साक्ष्य के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे कि मृत्युकालिक कथन यदि देना है तो सबसे पहले ये साबित करना पड़ेगा कि व्यक्ति मर गया है या मिल नहीं सकता है या विलंब या व्यय के बिना उपाप्त नहीं किया जा सकता है, तब डैन डिक्लेरेशन दिया जाएगा। दूसरा, जैसे सेकेंडरी एविडेंस देना है तो तब तक सेकेंडरी एविडेंस नहीं दिया जा सकता है जब तक ये धारा 65 में इस बात को साबित न कर दिया जाए, जो उसमें ग्राउंड है कि प्राइमरी एविडेंस देना संभव नहीं है डॉक्यूमेंट्स के मामले में।
तो ये धारा एक बात और कह रहा है कि न्यायालय के विवेक के ऊपर है कि या तो वो पहले उस चीज को अलाउ करे कि भाई आप पहले उसको साबित करिए तभी तो आप दूसरा चीज साबित करेंगे अगर उस पर डिपेंडेंसी है तो, या बाद वाले को ही कह दे कि ठीक है आप इसको साबित कर लीजिए, बाद में उसको साबित कर लेंगे, हम आपको परमिशन देते हैं। मतलब कुल मिला के न्यायालय के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको किस तरीके से एविडेंस को एडमिसेबल बनाएगा। अब धारा 137 जो कह रहा है वो प्रकार बता रहा है कि परीक्षाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो इसमें बताया है कि मुख्य परीक्षा यानी कि एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन और री एग्जामिनेशन। मतलब कि जो प्रकार होता है वो बताया है कि 3 तरीके की परीक्षाएं होती हैं। पहला मुख्य परीक्षा होता है, यानी कि जो पक्षकार उसको बुलाता है जिस साक्षी को और उसके द्वारा जो बयान दर्ज किया जाता है न्यायालय में, उसको मुख्य परीक्षा कहा जाता है। और उसी पक्षकार द्वारा बुलाए गए साक्षी का जो बयान दर्ज हुआ है उसका प्रतिपक्षी द्वारा यदि जिरह किया जाता है तो प्रति परीक्षा किया जाता है, तो वो उसको प्रति परीक्षा कहा जाता है। और पुनः परीक्षा जिस साक्षी द्वारा बुलाया गया था उस साक्षी को क्रॉस एग्जामिनेशन के पश्चात फिर से यदि उसका उसी संबंध में किसी प्रकार का नया बात आ जाता है तो परीक्षा किया जाता है, तो पुनः परीक्षा कहा जाता है। अब इसका क्रम क्या होगा ये धारा 138 में बताया गया है। तो इसमें यह कह रहा है कि सबसे पहले जो क्रम होगा वो पुनः मुख्य परीक्षा का होगा, उसके बाद से क्रॉस एग्जामिनेशन का होगा और क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद जो है जरूरत पड़ा तो फिर पुनः परीक्षा हो सकता है। पुनः परीक्षा अगर जो हुआ है तो उसमें फिर क्रॉस एग्जामिनेशन भी हो सकता है। तो इस तरीके की बात धारा 138 में कही गई है। अब 139 में ये कह रहा है कि क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन कॉल्ड टू प्रोड्यूस ए डॉक्यूमेंट। मतलब किसी व्यक्ति को केवल दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए ही न्यायालय में यदि सम्मिलित किया गया है तो उसका क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो केवल सम्मिलित कर देने मात्र से वो साक्षी नहीं हो जाता। जैसे आपको कोई डॉक्यूमेंट पेश करने के लिए न्यायालय द्वारा समन किया जाए तो आप यदि न्यायालय में जाते हैं उस डेट पर उस डॉक्यूमेंट को प्रस्तुत कर देते हैं तो आपका काम खत्म, आपकी लायबिलिटी खत्म। यही बात धारा 139 कह रहा है कि किसी व्यक्ति को यदि केवल दस्तावेज ही प्रस्तुत करने के लिए सम्मिलित किया गया है तो मात्र इस कारण से कोई व्यक्ति न्यायालय में आया है दस्तावेज लेकर के वो विटनेसेस नहीं हो जाएगा और न ही उसकी परीक्षा की जाएगी। अब इसके बाद से धारा 140 कह रहा है कि विटनेसेस टू कैरेक्टर, यानी कि जो सील का साक्ष्य देने वाला साक्षी है तो उसका क्रॉस एग्जामिनेशन भी हो सकता है और उसका परीक्षा प्रति परीक्षा और परीक्षा दोनों हो सकता है। ये बात धारा 140 में कहा गया है। अब एक अलग क्वेश्चन प्री में भी बनता है, मेंस में बनता है कि सूचक प्रश्न क्या होता है। तो इसको धारा 141 में बताया गया है कि सूचक प्रश्न होता क्या है, और ये कहता है कि ऐसा कोई प्रश्न जो उत्तर को सुझाता हो वो सूचक प्रश्न कहा जाता है। यानी कि प्रश्नोत्तरी में कोई क्वेश्चन कहा जाए और पहले से ही उसका आंसर जो पूछने वाला है उसको पता है और उसी उत्तर को वो बताता है और उस पर यस नो की स्थिति केवल आती है। तो इस तरीके का जो क्वेश्चन आते हैं उसको सूचक प्रश्न यानी कि लीडिंग क्वेश्चन कहा जाता है। अब उसे कब पूछना नहीं चाहिए बता रहा है धारा 142। तो ये कह रहा है कि पहले तो मुख्य परीक्षा में कभी भी सूचक प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, और यदि कोई न्यायालय में विपक्षी द्वारा आक्षेप किया जाता है और यदि पूछा भी जाता है, माने विपक्षी द्वारा आक्षेप नहीं किया जाता है, तो उन्हीं बातों के बारे में पूछा जा सकता है जो पुनः स्थापना के रूप में हो या निर्विवाद हो, या जिसको न्यायालय इस बात को जानता, न्यायालय की राय में पहले से ही पर्याप्त रूप से साबित हो चुका है कि ये निर्विवाद है और उसको अनुज्ञा दे दिया गया है पूछने के लिए। तो इस तरीके से सूचक प्रश्न मुख्य परीक्षा में पूछा जाता है, अन्यथा सामान्य नियम है कि सूचक प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। अब सूचक प्रश्न पूछा कब जाएगा, इसको धारा 143 में कह रहा है वो सूचक प्रश्न क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। अब चूंकि जो 144 है वो करल लेखबद्ध विषयों के बारे में साक्ष्य, तो जहां कोई संविदा अनुदान या संपत्ति का या अन्य व्यय के संबंध में किसी बात का कोई साक्ष्य देना है तो ये कह रहा है कि उसके बारे में तब तक कोई क्वेश्चन नहीं किया जाएगा
जब तक कि वो दस्तावेज स्वयं न पेश कर दिया जाए या उसका अगर जो कहीं सेकेंडरी एविडेंस या उसके बारे में कोई ऐसा मतलब नियम ग्राह्य है, उसको अपवादों को छोड़ करके ये कह रहा है कि या तो उसके कंटेंट्स के बारे में तब तक नहीं क्वेश्चन पूछा जाएगा जब तक कि स्वयं उस दस्तावेज को प्रस्तुत न कर दिया जाए। और इसमें स्पष्टीकरण में कह रहा है कि कोई साक्षी उन कथनों का जो दस्तावेजों के अंतर्वस्तु के बारे में अन्य व्यक्तियों द्वारा किए गए थे मौखिक साक्ष्य दे सकेगा यदि ऐसे कथन स्वयं में सुसंगत तथ्य हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो हम लोगों ने अभी तक देखा कि 3 तरह के एग्जामिनेशन होते हैं, यानी कि मुख्य परीक्षा होता है, उसके बाद क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, पुनः परीक्षा होता है। और लीडिंग क्वेश्चन कब पूछे जाते हैं इसको भी हम लोगों ने देखा कि सामान्य नियम यही है कि उसको मुख्य परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन यदि विपक्षी द्वारा ऑब्जेक्शन नहीं किया जाता है तो न्यायालय की इजाजत से उन्हीं तथ्यों पे पूछा जाएगा जो कि निर्विवाद हो और या पुनः स्थापना के लिए वो प्रश्न हो, पुनः स्थापन के लिए हो के रूप में हो, उस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। और धारा 144 में हम लोगों ने देखा कि यदि कोई संविदा, अनुदान या संपत्ति के अन्य व्यय के बारे में कोई साक्ष्य दिया जा रहा है किसी व्यक्ति द्वारा और वो परीक्षाधीन है वो व्यक्ति, तो उसके बारे में, उसके अंतर्वस्तु के बारे में तब तक कोई प्रतिपक्षी द्वारा आक्षेप नहीं किया जाएगा या कोई इस तरीके का क्रॉस क्वेश्चन नहीं किया जाएगा जब तक कि उसको उस दस्तावेज को ही न्यायालय में न प्रस्तुत कर दिया जाए। और ये सेकेंडरी एविडेंस को भी यहाँ अलाउ कर रहा है कि यदि कोई ऐसा, जब तक कि वे तथ्य साबित नहीं कर दिए जाते जो उस पक्षकार को जिसने साक्षी को बुलाया और द्वितीय साक्ष्य देने के का हक देते हैं, मतलब कि अगर द्वितीय साक्ष्य की स्थिति आती है तो उसका दिया जाएगा, उसके बारे में बात किया जा सकता है, अन्यथा केवल दस्तावेज प्रस्तुत किया जाएगा। अब 145 कह रहा है कि क्रॉस एग्जामिनेशन एज टू प्रीवियस स्टेटमेंट इन राइटिंग, यानी कि कोई व्यक्ति पहले का कोई रिटन में लिखा हो कोई चीज तो उसका क्रॉस एग्जामिनेशन किया जा सकता है, उसका खंडन करने के आशय से किया जा सकता है। लेकिन यदि खंडन किया जाता है तो उसके जो उसने कोई भी स्टेटमेंट लिखा है जिस व्यक्ति द्वारा, तो उसको वह दिखाना पड़ेगा कि आपने ये चीज लिखा है, यानी कि उसके बारे में खंडन किया जा सकता है और खंडन करने के लिए उसको वो देखने की अनुमति उसको हो जाएगी और वो उस चीज को देख सकता है कि इसका खंडन कैसे किया। जैसे 161 का बयान होता है या जैसे डॉक्टरी रिपोर्ट होती है, मेडिकल रिपोर्ट होता है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट होता है। तो इन सब चीजों का जब कोई क्रॉस एग्जामिनेशन किया जाता है, जिरा किया जाता है न्यायालय में, तो अलाउ किया जाता है कि उस व्यक्ति को, भाई चूंकि दिन भर में कई पोस्टमार्टम कर रहा है, 6 साल, 6 महीना, 7 महीना या 1-2 साल बाद अगर वो न्यायालय में आता है तो उसके दिमाग से मेमोरी मिस कर जाती है कि हमने क्या लिखा था। तो यही बात कह रहा है कि कोई 145 में कोई पूर्व का कथन लिखा गया है किसी व्यक्ति के द्वारा और उसके बारे में कोई प्रश्न पूछना है तो उसको बिना दिखाए उसका खंडन नहीं किया जा सकता। अब इसके बाद चूंकि क्वेश्चन आता है एक और कि प्रति परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो किस तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि अभी चीफ में तो होता क्या है कि जब कोई व्यक्ति साक्षी को लाता है तो अपने तरीके से जो भी उसका बयान होता है, जो उसने देखा है, जो उसको समझा है, करा दिया जाता है। लेकिन उसका टेस्टिफाई मतलब एक प्रकार से खरे सोना के रूप में, 24 कैरेट के रूप में साक्ष्य कैसे होगा, जब तक क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं होगा तब तक उसको न्यायालय द्वारा साबित नहीं माना जाएगा। तो प्रति परीक्षा में कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे ये धारा 146 बता रहा है। कह रहा है कि जबकि किसी साक्षी से प्रति परीक्षा की जाती है तब उससे तस्मिन पूर्व निर्दिष्ट प्रश्नों के अतिरिक्त ऐसे कोई भी प्रश्न पूछे जा सकेंगे। मतलब जो सामान्य क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो तो पूछे ही जाएंगे, उसके अलावा 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला है कि उसकी सत्यवादिता परखने की कोई है ऐसी, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दूसरा यह पता चलाने के लिए कि वह कौन है और उसके जीवन में उसकी स्थिति क्या है। और तीसरा कह रहा है इसका कि उसके सील को दोष लगाकर उसकी विश्वसनीयता को धक्का पहुंचाने की, चाहे ऐसे प्रश्नों का उत्तर उसे प्रत्यक्षता या परोक्षता अपराध में फंसाने के प्रवृत्ति रखता हो या उसे किसी चरित्र या समर्पण के लिए उच्छन्न करता हो या प्रत्यक्ष या परोक्ष उच्छन्न करने की प्रवृत्ति रखता हो। तो इस तरीके का 3 तरीके का क्वेश्चन उसमें पूछा जा सकता है क्रॉस एग्जामिनेशन में उस विटनेसेस से।
लेकिन इसका एक प्रोविजो है। प्रोविजो ये कह रहा है कि जहां कोई मामला धारा 376 आईपीसी का है या 376 ABCD के अंतर्गत है, तो कोई लैंगिक अनुभव के बारे में उससे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। मतलब कि उसका कंसेंट था या नहीं था, या वो हैबिचुअल थी या नहीं थी, इस तरीके का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। यानी कि उसको साबित करना ही करना है। मतलब अगर जो उसने कंसेंट लिख दिया कि हाँ हमारा कंसेंट था, तो प्रिज्यूम्पशन किया जाएगा कि कंसेंट उसका था। इस विषय पे कोई क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं किया जाएगा कि वो हैबिचुअल थी या कंसेंट उसका था। अलग से कोई साक्ष्य आप दे सकते हैं जिस तरीके से देना हो। और धारा 147 कह रहा है कि साक्षी को उत्तर देने के लिए कब विवश किया जाएगा। तो ये कह रहा है कि यदि ऐसा कोई प्रश्न उस वाद का कार्यवाही के सुसंगत किसी बात से संबंधित हो, तो धारा 132 के उपबंध उसको लागू होंगे। मतलब धारा जो 132 मामलों में देखा है कि किन मामलों में कंपेल नहीं किया जा सकता है, उसको ध्यान में रखते हुए उससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अभी हम लोग धारा 147 तक ही रहने दे रहे हैं, बाकी के धाराओं का हम आगे चर्चा करेंगे। हमें विश्वास है कि आप लोगों को ये मेरी बातें